हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 155 है। 154 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और इसकी प्रारंभिक तिथि दिया गया है। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी प्रारंभ तिथि 1 मई 2016 दिया गया है। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2018 और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1 मई 2016 को। सेतु भारतम परियोजना ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था 4 मार्च 2016 को। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 18 फरवरी 2016 को, ना कि 2018 को। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या होता है कि जो किसान है ना, उनके फसल अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो कि नुकसान हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई, सर्दी पड़ गई, ठीक है, या फिर मतलब टिड्डियों का अटैक हो गया या सूखा पड़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इस योजना के तहत जो है कि कुछ हद तक जो है कि भरपाई किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत जो है कि 16 जनवरी 2016 में की गई। ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है गलत कौन सा है? तो गलत है आपका सी ऑप्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में स्टार्ट किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में आध्यात्मिक मत का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में आध्यात्मिक प्रमुख दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिला की, ये आध्यात्मिक मत जो है, इसका आध्यात्मिक प्रमुख कौन है? तो इसका आध्यात्मिक प्रमुख जो है कि ये है शेख हमीदुद्दीन। ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला का इसका कौन है? तो इसका है शेख अहमद सरहिंदी। और कादरी सिलसिला का कौन है? तो ये है सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। और सुहरावर्दी सिलसिला का है ये शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये हो जाएगा आपका 3142। 3142 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही अनुक्रम क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, भारत पर जो शासन करने वाले जो गवर्नर जनरल हैं उनका सही कालक्रम में लगाना है इनको। देखिए, लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहा? तो 1869 से लेकर के 1869 से लेकर के 72 तक रहा। ठीक है। इसका कार्यकाल टाइम 1869 से लेकर के 72 तक रहा। लॉर्ड लिटन की हम बात करें तो ये 1876 से 80 तक रहे। ठीक है। 1876 से 80 के बीच इनका कार्यकाल रहा। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो ये 1864 से लेकर के 69 तक रहा। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें हम तो इनका टाइम ड्यूरेशन रहा 1872 से लेकर के 76 तक। ठीक है। तो इसमें पहले कौन थे? तो इसमें पहले थे आपके ये 3 नंबर। ठीक है, ये आएंगे पहले पे। दूसरे 69 के बाद से आपके आएंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है। उसके बाद आपका ये आएंगे तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे आएंगे ये। तो इसमें ये हो जाएगा, देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अनुच्छेद एवं उनकी विषय वस्तु के संबंध में गलत युग्म बताइए। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 154
राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन, एंड अनुच्छेद 55 उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। देखिए कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है और उनकी विषय वस्तु के संबंध में क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। देखिए अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है अनुच्छेद 60। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में कौन बात करता है, तो अनुच्छेद 154 बात करता है। और राज्य सरकार के जो कार्य का संचालन है उसके बारे में किसमें प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 166 में किया गया है। और अनुच्छेद 55, अनुच्छेद जो 55 है इसमें जो कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका बताया गया है, न कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 55 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका बताया गया है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका जो है कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपका गलत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। जियाउद्दीन बर्नी, तबकात ए अकबरी, इब्न बतूता, अकबरनामा, अबुल फजल, तारीख ए फिरोज शाही, निजामुद्दीन अहमद, रेहला। देखिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इसमें किसकी रचना किया गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किसकी रचना किया गया है, तो ये किया गया है तारीख ए फिरोज शाही का। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही। इब्न बतूता इसके द्वारा जो है कि रेहला का रचना किया गया है। अबुल फजल का के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। और निजामुद्दीन अहमद इनके द्वारा जो है कि तबकात ए अकबरी की रचना किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 3421। 3421 कौन सा है, 3421 ही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1929 ईस्वी को भगत सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। देखिए 1929 ईस्वी को भगत सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा पे बम फेंका। देखिए हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता थे कौन, भगत सिंह। ठीक है, और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों ने मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये लोग जो है कि केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके, न कि रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए इसमें रामप्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल्ला नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को जो है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। तो आपका दूसरा क्या है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ पीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में किया गया था। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ष 2020 में किया गया था। देखिए बात की जा रही है स्टैच्यू ऑफ पीस की। ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसका अनावरण राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में ये किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। कब, 2020 में। ठीक है, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। देखिए जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, इसकी ऊंचाई जो है कि 51 इंच है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है कि 51 इंच है और ये 8 धातुओं से मिलकर के बनाई गई है, जिसमें प्रमुख धातु कौन सा है, तो जिनमें प्रमुख धातु जो है कि तांबा है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनकी कृतियां दी गई है। अगर हम बात करें कुलशेखर अलवार की, ठीक है, कुलशेखर अलवार की, तो इनके द्वारा क्या लिखी गई है, तो इनके द्वारा जो है कि पेरुमल तिरुमोली लिखा गया है। ठीक है, चेरामन पेरुमल नार के द्वारा क्या लिखा गया है, तो आदियुल लिखा गया है। और चेक्किलार के द्वारा क्या लिखा गया है, तो पेरिया पुराणम लिखा गया है। और ओट्ट
कुट्टन के द्वारा जो है कि क्या लिखा गया है, तो कलिंग गतुपर्णी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल। देखिए 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश के बारे में बात की जा रही है, वो कौन सा है, तो वो है आपका फ्रांस। देखिए फ्रांस जो है कि 3 सागरों के तट पे सिचुएटेड है। देखिए इसके क्या है कि पूर्व में क्या है, बिस्के की खाड़ी है, उत्तर में क्या है, इंग्लिश चैनल है, और दक्षिण में जो है कि भूमध्य सागर है। टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नस्क, कड़कूत, अनुमान, जाप्ती। टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था आपका जाप्ती से। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, अकबर के शासनकाल के जो 24वें वर्ष था उसमें टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, देखिए ये जो प्रणाली थी जाप्ती प्रणाली, इसमें जो है कि बिहार, मालवा, आगरा, अवध, इलाहाबाद, दिल्ली, ये जो है कि लाहौर, ये सब सारे जगहों पे ये लागू थी जाप्ती प्रणाली। ठीक है, देखिए जाप्ती प्रणाली से विकसित होकर के 1580 के टाइम पे, ठीक है, आइन ए दहशाला व्यवस्था लागू की गई, और आइन ए दहशाला व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्था का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में संस्थापक का नाम दिया गया है। ठीक है, कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया 1921, ये जो संस्था थी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक नलिनी गुप्ता थे। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936, इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ थे। और भारतीय बेल्शेविक लेनिन दल 1941, इस संस्था के संस्थापक अजीत राय व इंद्रसेन थे। तो ये बिल्कुल सही सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रोग और कारक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में फसल का नाम दिया गया है। देखिए करनाल बंट रोग, ये जो है कि करनाल बंट रोग किस फसल का ये रोग है? तो ये गेहूं का है। अर्गट रोग आपका बाजरा का है। टीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीका जो है कि मूंगफली में होता है, और सफ़ेद गेरुई ये रोग जो है कि राई मतलब कि सरसों में होता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी, और 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्रीमन नारायण थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें आई थी, बिल्कुल सही है। और 1944 ईस्वी में बॉम्बे के जो 8 उद्योगपतियां हैं उनके द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। ये भी आपका सही है। देखिए जो बॉम्बे प्लान था इसके सूत्रधार कौन थे? तो श्रीमन नारायण नहीं थे, इसके सूत्रधार जो है कि सर अदृश्यर दलाल थे। ठीक है, तो तीसरा क्या है? गलत है। पहला सही है आपका, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाना बायोम की विशेषता है? वनस्पति समुदाय के प्रधान परत, उप प्रधान परत, झाड़ी परत तथा भूमि परत के 4 लंबवत स्तर होते हैं।
वनस्पति समुदाय में वृक्षों की वितान मुकुट परत, झाड़ियों की मध्य परत तथा घासों की भूमि परत की 3 स्तरीय संरचना होती है। पत्तियां मोटी तथा कठोर होती है। सदाबहार घासें चरम समुदाय होती है। देखिए यहाँ बात की जा रही है सवाना बायोम की विशेषता के बारे में। देखिए जो सवाना बायोम की विशेषता है वो क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो है कि घासें सर्वप्रधान होती है। घासें जो है कि सर्वप्रधान होती है और ये सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे निचले स्तर पे क्या प्रतिनिधित्व करती है, तो घासें करती है। दूसरे स्तर पे क्या है, तो दूसरे स्तर पे झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और तीसरे स्तर पे जो होते हैं वो वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वनस्पति समुदाय में वृक्षों की वितान मुकुट ये हो गया, मतलब ये परत, दूसरे झाड़ियाँ और घासों की भूमि परत, मतलब घास जो है कि पहला होगी, अगर नीचे स्तर से देखा जाए तो घास पहले स्तर पे, दूसरे स्तर पे झाड़ियाँ और तीसरे स्तर पे क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। वृक्ष, झाड़ियाँ और भूमि परत मतलब घास, और ये तीनों स्तर हो गया, तो ये आपका बी सही हो गया। विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसकी मुख्य फसल चावल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में बात की जा रही है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो प्रमुख फसल है चावल ना होकर के क्या है, गेहूं है, तो ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, 10, 15, 20, 25। देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत जो योजना आयोग था उसने भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। देखिए जो ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, ये किसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, तो ये जो है कि उस क्षेत्र की विशेष भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के आधार पर जो है ये किया गया है 15 भागों में, ठीक है, 15 प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंध नदी। सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो कि भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे ऊपरी छोर को चिन्हित करता है और वह किस नदी पर सिचुएटेड है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।